जय श्री श्याम बेटा, ध्यान से सुनो प्लीज। देखिएगा इस चैप्टर में अपने ये लास्ट टॉपिक है। सुनो बेटा, टर्म्स ऑफ बिल, मतलब बिल की क्या पीरियड अवधि है, टाइम है, ठीक है। सुनना, ये इसलिए रीड करा रहा हूँ कि ट्रू फॉल्स में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। आ जाता है लेकिन ठीक है इजी बिल्कुल। कहता था ऊपर ये सब एंट्री बताई हुई है, मैंने सब लिखाई हुई है, समझाई हुई है आपको। द टर्म्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज में बी एनी ड्यूरेशन। अब देखो ये पता लग गया कि बिल की ड्यूरेशन कोई भी हो सकती है, लेकिन क्या होता है मोस्टली 90 डेज की होती है, 3 महीने की होती है मोस्टली। तो बच्चे को लगता है कि क्वेश्चन लिख देगा मस्ट बी 90 डेज या मस्ट बी 3। मस्ट भी नहीं है, मस्ट बी का मतलब क्या होगा, मैंडेटरी हो गया, पक्का है ना। तो देखो क्या लिखा, द टर्म्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज में बी एनी ड्यूरेशन, यूजुअली द टर्म डज नॉट एक्सीड, यूजुअली 90 डेज से ज्यादा फ्रॉम द डेट ऑफ द बिल। ओके, ये तो आगे समझे, क्लियर होगी ये बात। भाई कितने भी पीरियड का हो सकता है, लेकिन मोस्टली 90 डेज का होता है, मतलब 90 डेज का 3 मंथ भी लिख सकते हैं, ठीक है। व्हेन ए बिल इज ड्रॉन आफ्टर साइट, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आता है। आफ्टर साइट, बिल कौन सा है, आफ्टर साइट। व्हेन ए बिल इज ड्रॉन आफ्टर साइट, द terms of the bill began to run from the date of citing, that is when the bill is accepted। क्या लिखा है, डेट ऑफ साइटिंग। सुनना मेरी बात, एक्स ने वाई पे बिल लिखा, बिल लिखा इसने 10 जुलाई को, ये दिल्ली में था वाई, इसके पास बिल पहुंचा 15 जुलाई को बाय पोस्ट, और उसने इसको एक्सेप्ट किया वो 16 जुलाई को, इसने अपने साइन कर दिए 16 जुलाई। अब बिल है मान लो 90 डेज का, कितने डेज का, तो 90 की कैलकुलेशन यहां से होगी, यहां से होगी या यहां से होगी। सुनना, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर बिल कौन सा है, आफ्टर साइट है, क्या है बेटा, तो यहां से कैलकुलेशन स्टार्ट होगी, गलती मत कर देना। अगर बिल क्या है, तो बिल की कैलकुलेशन यहां से स्टार्ट होगी, क्लियर हो गया। अगर बिल है आपका आफ्टर डेट, क्या बेटा, दोनों सेम से वर्ड है, अगर आफ्टर आफ्टर है दोनों में। एक है आफ्टर साइट, उसको जो देखते ही, मतलब साइट एक्स, समझ गए, जब ये देखेगा एक्सेप्ट करेगा यहां से, आफ्टर साइट का। और आफ्टर डेट की होगी यहां से स्टार्ट, ये गलती मत कर लेना आप। और उसकी कैलकुलेशन कहां से स्टार्ट होगी, 10 जुलाई से, और उसकी कैलकुलेशन कहां से स्टार्ट होगी, 16 जुलाई से। आफ्टर साइट, और अब आपसे बोलेगा आफ्टर साइट मींस दैट इज, कुछ भी लिख देगा आगे, तो आपका पता होना चाहिए आफ्टर साइट का मतलब क्या होता है, एक्सेप्टेंस ऑफ बिल। क्या होता है, एक्सेप्टेंस ऑफ बिल। कोई डाउट है किसी को, चलिए उसके बाद आगे लिखता है, व्हेन ए बिल इज ड्रॉन, व्हेन ए बिल इज आफ्टर डेट, द टर्म्स ऑफ द बिगेन टू रन फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल। जिस दिन बिल लिखा उस दिन से स्टार्ट होगी, मैंने सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया पहले, ठीक है। अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट इसका, एक्सपायरी या ड्यू डेट ऑफ बिल। दोनों में फर्क है, थोड़ा ध्यान से सुन लेना। एक्सपायरी या ड्यू डेट, सुनो, द डेट ऑन विच द टर्म्स ऑफ द बिल इज टर्मिनेट इज कॉल्ड एक्सपायरी और ड्यू डेट। मतलब जिस दिन वो बिल कंप्लीट हो जाएगा वो ड्यू डेट मानी जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कि आपने बिल लिखा, हिमांशु जी तक ओनली स्क्रीन, लिसन मी केयरफुली, तो वॉच नहीं बोल दे, लिसन मी केयरफुली प्लीज, सुनो बेटा, वही सुन, सही है। बात वो होगी, कहीं पर भी ये मोहित सुनेंगे कहीं पर भी, तो इनको हमारा मोहित याद आएगा। सुनो बेटा, देखो मोहित के नाम से हर चीज को ये मोहित कर लेता है, तो सफोकेशन भी मोहित होगी इससे, ठीक है। चलिएगा भाई, सुनो प्लीज मुझे। आपने बिल प्लीज
लिखा बेटा मान लीजिए 16 अप्रैल, 16 अप्रैल, कब लिखा बेटा 16 अप्रैल। अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना बोला हो, आफ्टर साइट है या आफ्टर डेट है, आफ्टर साइट है या तो क्या मानोगे सर? जो हमारा दिल कहेगा वो मत मानना, आफ्टर डेट मानेंगे। क्या मानेंगे सर? क्यों, कब, कैसे? बात खत्म। जो मॉड्यूल बोलता है, जो ICAI बोलता है, जो एग्जाम ICAI करेगा हम वही करेंगे, क्योंकि हम एग्जाम ICAI की देने वाले हैं। ठीक है, पंजाब बोर्ड की एग्जामिशन नहीं लेंगे, राजस्थान बोर्ड की एग्जामिशन नहीं लेंगे, हरियाणा बोर्ड की एग्जामिशन नहीं लेंगे, किसकी लेंगे? ICAI की। ठीक है, आफ्टर डेट मानेंगे। अच्छा, मैंने काउंटिंग करनी सिखाई थी, दोबारा सिखा देता हूं। मान लो ये बिल लिखा जो आपने, वो कब का लिखा? 16 अप्रैल का। ये बिल का टेन्योर जो है वो 90 डेज है। कितना है? मैंने आपको कहा था बेटा 16 अप्रैल को महीना शुरू होगा, बोलो बेटा। तो बताओ एक दिन कब होगा? एक दिन कब होगा? कुल मिला के काउंटिंग 16 से स्टार्ट नहीं होगी, कहां से स्टार्ट होगी? 17 से स्टार्ट होगी। जिस दिन बिल लिखोगे उस दिन से स्टार्टिंग नहीं होती, क्योंकि एक दिन कब होगा? अब मैं कहूँगा 17 को एक दिन, 18 को, 19 को, 20 को, बोला ऐसे होगा ना। तो ये मान लो स्टार्ट कहां से होगा? काउंटिंग 17 से होगी। बोलो समझ आए? तो सुनो, मान लो ये दो, फॉर एग्जाम्पल 2 मंथ का बिल है। ये कितने मंथ का बिल है? 2 मंथ। तो अब 17 से स्टार्ट होगी, बोलो बेटा 17 अप्रैल, तो महीना का पूरा होगा 16 अप्रैल। अगर बीच में कोई महीना 29 का आता है, 30 का, 31 का, उसको इग्नोर कर देना। अगर बिल मंथ में है तो किस में है? तो आप 16 अप्रैल को बिल लिखा 2 महीने का, तो एक महीना कब होगा? 16 मई को। सही बोलो, 17 अप्रैल से 16 मई एक महीना। दिनेश सर कहते हैं, बच्चे बोलते सर छोड़ो ना यार, 16 अप्रैल 16 मई ऐसे बोल रहे हैं। हाँ बोल लो, लेकिन 16 दो बार आ रहा है। लेकिन लॉजिक क्लियर हो गया कि शुरू कहां से हुआ है? आपको इजी लगता है बोलना, इसलिए 16 से 16 मई, 16 जून ऐसे बोल लो। लेकिन 16 से शुरू नहीं हुआ, वो शुरू कब से हुआ है? 17 से स्टार्ट हुआ है। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? बोलने को ये बोल सकते हो, अगले को क्या पता क्या बोल दिमाग लगा के सोचा उसने। तो 2 महीने का बिल है, तो 16 मई और 16 जून। ये 16 जून जो आई देव, ये क्या आई बेटा? हाँ, एक्सपायरी डेट बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? एक्सपायरी डेट। या तो ये जो 16 जून हुई ना, अब गलती पता क्या करेगा बच्चा? ये 16 जून है क्या सर? ये वो तारीख है। कौन सी तारीख है सर? वो तारीख कौन सी तारीख है? एक्सपायरी डेट या ड्यू डेट बोलेंगे इसको। अब क्या होता है, जो बिल होता है ना नॉर्मल है, उसमें 3 दिन किसकी जोड़ते हैं? ग्रेस के। मतलब उसको रिलैक्सेशन दी जाती है 3 दिन की, फिक्स है ये कि वो 3 दिन के अंदर पैसे की क्या कर सकता है? अरेंजमेंट। तो 16 जून क्या आई इसकी? समझा गया? और 16 में 3 जोड़ो तो क्या होगा? 19। 19 जून कहलाएगी मैच्योरिटी डेट। फर्क समझ लेना। क्वेश्चन में ये देखना ड्यू डेट कुछ, क्योंकि सीपीटी के जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते थे, जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते थे, आज सफोकेशन यहां शिफ्ट होगी। जब सीपीटी में क्वेश्चन आते थे ऑब्जेक्टिव टाइप, तो बेटा पूछता था ड्यू डेट क्या है, और बच्चा ये टिक कर देता था। फिर कहता सर ये मेरा सही, आपने गलत कैसे कर दिया? मैं जाके बैठ जाओ, क्या पूछा है? तो सही तो है। ड्यू डेट और एक्सपायरी डेट में फर्क है। बोलो बात समझ आएंगे? तो ये क्या कहलाएगी? एक्सपायरी डेट। ये क्या कहलाएगी? ओ सॉरी, ये क्या कहलाएगी? मैच्योरिटी डेट। मैं भावनाओं में क्या था? ये क्या कहलाएगी? मैच्योरिटी डेट। और ये क्या कहलाएगी? ड्यू डेट या एक्सपायरी। कोई डाउट है तो बोल दो। धन्यवाद। चलो यार, लगे आज सिखाई देता हूं। सुनो मेरी बात ध्यान से। बिल लिखा, सुनो बच्चों सुनो, बिल लिखा 16 अप्रैल को, ध्यान से सुन लेना। फॉर एग्जाम्पल बिल जो है वो 80 डेज का लिखा। बिल की पेमेंट कब होनी है? 80 दिन बाद। इसका एक शॉर्टकट तरीका समझा दो काउंटिंग करने का। देखो आप अपने हिसाब से काउंटिंग करोगे। अब मैं एक एग्जांपल, चलो एक बार आपको ही मौका देता हूं। कोई किसी से वार्तालाप नहीं करेगा, बात नहीं करेगा, डायरेक्ट मेरे को आंसर देगा। गिनती के 30 सेकंड दूंगा।
16 अप्रैल को बिल लिखा और 80 दिन बाद इसकी पेमेंट होनी है, तो इसकी ड्यू डेट निकाल के बताओ और इसकी एक्सपायरी डेट निकाल के बताओ। 30 सेकंड स्टार्ट होते अब। देखो ध्यान से सुनो, आपने बिल लिखा फॉर एग्जांपल 17 मई को, 85 डेज बाद इसकी ड्यू डेट है, तो बड़ा इजी तरीका निकालने का, आप अपने कैलकुलेटर पे 85 लिख लो। लिख लिया? दोबारा समझा रहा हूं, लिख लिया? बिल कब लिखा है? 17 मई को। बोलो कब लिखा है? तो 17 दिन तो गए, मई के बचे कितने दिन? 14। ये ध्यान रखना है, मई 31 का होता है। कितने बजे? तो इसमें 14 लेस कर दो। कौन सी गई? 14 मई गई। अब देखो कई जने कहते मैं भूल जाता हूँ, लिख ले भाई मई। कितना बचा बताओ? मई के बाद कौन आता है? जून के कितने गए? 30। अब मेरे को ये पता लग रहा है कि ये ज्यादा जाएगा उससे ना, तो साथ साथ ये क्या गई है? जून। जुलाई भी लेस कर दो। जुलाई के कितने? 31। कितने रह गए? 10 अगस्त। 10 अगस्त क्या रहेगी इसकी? मतलब जितना यहाँ बचे ना वो डेट है, लेकिन वो डेट जो है 30-31 से कम होनी चाहिए, क्योंकि किसी महीने में 30-31 से ज्यादा दिन ही नहीं होते। अगर मान लो यहाँ आके आपके 32 दिन बनते हैं तो अगला महीना और लेस करना पड़ेगा पूरा, क्योंकि किसी महीने में 32 तारीख होती नहीं है, मैक्सिमम कितनी होती है? 31 होती है। फिर जो बैलेंस बचे वो उस महीने की तारीख, वही आंसर है बस। चोपड़ा साहब आगे समझे ये। और ग्रेस पूछे तो 3 दिन ऐड कर देना, जैसे अब ये 10 आया तो 3 13 आया। समझ आ गया बेटा? इजी। अब सुनो, अगर ये लिखते 90 डेज बाद बिल है तो प्लीज 90 डेज को 3 मंथ मत मान लेना, गलत। अगर डेज में लिखा हो सेक्शन तो डेज में कैलकुलेशन होगी, अगर मंथ में लिखा हो तो मंथ में कैलकुलेशन। अब फॉर एग्जांपल 17 मई को ये लिख देता कि बिल की मैच्योरिटी डेट जो है वो 2 महीने बाद है, तो पता मैं क्या कहता? 17 मई है ना ये, तो 17 मई से 17 जून, जून आएगा यार, मई एक मिनट, 17 जून और 17 जुलाई, तो 17 जुलाई आंसर था। 17 से 17 नहीं है वो, 18 से 17 है, आप ध्यान रखना। 17 जुलाई का आ जाएगा आंसर, आ जाएगा। और 3 दिन ग्रेस के 20 जुलाई हो गया। अगर क्वेश्चन में डेटा मंथ में हो तो आपको मंथ, सर बीच में 31 का महीना आ रहा है, भूल जाओ, मंथ में चलेगा फिर वो। बोलो बात समझ आएगी नहीं? और डेज में है तो डेज। आप सर मैंने क्या किया, 90 डेज थे, मेरे दिल में ख्याल आया और मैंने ख्याल में इसको डिवाइड करके 3 बना लिया। कैसे? 90 दिन है, 30 दिन इंटू 3, गलत हो जाएगा, 1-2 दिन का आंसर में फर्क आ जाएगा। अगर क्वेश्चन ने डेज में दिया हो तो आंसर भी किस में दोगे? डेज में। डेज में एग्जैक्ट दिया हो चाहे। समझ आ गई मेरी बात? अब आती है मेरी बात सुनो, अगर आपने जो ड्यू डेट निकाली उसमें 3 दिन किसके जोड़ दोगे? फिर क्या आ जाएगी? मतलब उस दिन तक वो बिल मैच्योर होगा, उस दिन उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। मान लो ड्यू डेट आई 12 अगस्त, क्या आई? इसमें 3 दिन किसके जोड़ोगे? ग्रेस के, तो क्या आ गई? 15 अगस्त। और 15 अगस्त को होती छुट्टी, सबको पता है ये बात, क्वेश्चन नहीं बताएगा। 15 अगस्त 26 जनवरी नहीं बताएगा। अगर नेशनल हॉलीडे है उस दिन, क्या बेटा? तो मैच्योरिटी डेट एक दिन आगे जाएगी, आगे जाएगी, आगे जाएगी, आगे पहले आएगी। 16 नहीं आएगी, 14 आएगी, क्योंकि नेशनल हॉलीडे का ऑलरेडी सबको मालूम होता है। प्लीज कीप साइलेंट। अगर उस ड्यू डेट को सक्षम नेशनल हॉलीडे है, नेशनल हॉलीडे है, क्या बेटा? नेशनल हॉलीडे है, सुन ले बेटा, गुरुजी बता रहे, अगर उस दिन नेशनल हॉलीडे है तो बिल की पेमेंट एक दिन पहले होगी। अगर कैजुअल हॉलीडे है तो एक दिन आगे जाएगी। मेरी बात ध्यान से सुन लो,
अगर उस दिन क्या है, नेशनल हॉलीडे है, राष्ट्रीय छुट्टी है, तो पेमेंट होगी एक दिन पहले, क्योंकि हमें उस छुट्टी के बारे में ऑलरेडी पहले मालूम होता है। तो जैसे आपकी 15 अगस्त आई तो आंसर क्या होगा, 14 अगस्त होगा। आप 26 जनवरी आए तो क्या होगा, 25 जनवरी। बात सुनो मेरी, आगे बात सुने। अब जैसे 14 आ गया मान लो, ठीक है, अगर 14 को भी नेशनल हॉलीडे है मान लो, जैसे तुषार जी बोल रहे हैं, तो 13 हो जाएगी। सर 13 को भी नेशनल हॉलीडे है, 12 हो जाएगी। लेकिन ऐसे कोई नेशनल हॉलीडे है नहीं हमारे, तो 3 दिन छुट्टी आ जाए। जो मालूम है, जो मैंने बता दिया आपको, कौन से 15 और 26। उसके अलावा कोई छुट्टी है नेशनल हॉलीडे की, क्वेश्चन बताएगा। उस दिन संडे था, क्वेश्चन बताएगा भाई साहब। क्वेश्चन नहीं बताया थे, एक्चुअल में संडे हो नहीं मानेंगे। बोलो बात समझ आएगी नहीं? जो बात है वो बता रहा हूं। अगर फॉर एग्जांपल आपकी क्वेश्चन में जो ड्यू डेट या मेजोरिटी डेट जो भी आई, वो आई 10 जुलाई, क्या आई? और क्वेश्चन में दिया कि 10 जुलाई को कैजुअल हॉलीडे है। कैजुअल हॉलीडे समझते हो, जो पहले से प्रीफिक्स एकदम से हो गया, जैसे फ्लड आ गया, कुछ और आ गया, या कोई एक्सपायर हो गया मंत्री संतरी, है ना बेटा, समझ रहे हो? उस दिन छुट्टी हो जाती है ना, हाँ आगे कुछ होते हो है बेटा। तो उस केस में एक दिन बाद आकस्मिक छुट्टी है, क्या बेटा? आकस्मिक छुट्टी है तो एक दिन बाद में, और राष्ट्रीय छुट्टी है तो एक दिन पहले, और 3 दिन किसके जोड़ेंगे? ग्रेस। अब ध्यान से सुनना, कुछ बिल ऐसे होते हैं जिसमें 3 दिन ग्रेस के ऐड नहीं होते, मतलब उसकी ड्यू डेट ही मैच्योरिटी डेट। सर ऐसे कौन से बिल होते हैं, याद करने पड़ेंगे, बहुत इजी है। अगर बिल पे लिखा है ऑन डिमांड, क्या लिखा है? मैं पढ़ाऊंगा। ऑन डिमांड मतलब जैसे ही डिमांड होगी वैसे के वैसे क्या हो जाएगा। जैसे चेक जो होता है, चेक हमेशा ऑन डिमांड होता है। जैसे चेक बैंक में जाएगा, बैंक कहेगा 3 दिन बाद आना, ऑन डिमांड होता है, समझाया? एट साइट, सर जी हमें पढ़ता है आफ्टर साइट, बड़ा था वो भाई साहब, एक एक वर्ड का फर्क है, इसमें ध्यान से सुन लो। क्या बोला मैं? सर वो बताया था ना कहां से काउंटिंग होगी, वहां पे बताया था आफ्टर साइट और आफ्टर डेट बताया था वहां, और अब मैं क्या बता रहा हूं, एट साइट। अगर कोई बिल है एट साइट तो उसमें 3 दिन ग्रेस के ऐड नहीं होंगे, ड्यू डेट ही मैच्योरिटी डेट होगी। अगर बिल है ऑन डिमांड, क्या है बेटा? तो 3 दिन ग्रेस के ऐड नहीं होंगे। अगर है ऑन प्रेजेंटमेंट, क्या बेटा? तो भी 3 दिन ग्रेस के ऐड। तो अब ये 3 शब्दों को अपने माइंड में फिक्स कर लो, अगर ऐसा वर्ड यूज किया है तो ड्यू डेट ही क्या होगी, क्लियर है? प्रेजेंटमेंट जैसे प्रेजेंट करोगे। चलिएगा सुनो बेटा, यहां तक पढ़ा दिया था, अब मैं देख लेता हूं। चलो, एवरी इंस्ट्रूमेंट पेबल अदरवाइज देन द डिमांड इज एंटाइटल्ड टू 3 डेज ऑफ ग्रेस। कहता है डिमांड को छोड़ के सभी बिल में 3 दिन किसके ऐड हो गए, ग्रेस के। चलो छोड़ो, आगे हमारे को ये तो। अब आगे सुनना, डे ऑफ मेच्योरिटी कैसे निकालते हैं, वही बात लिखी है जो मैंने समझाई थी आपको। भाई 3 दिन क्या करेंगे, ऐड करेंगे। द डे विच कम्स आफ्टर एडिंग 3 डेज, पढ़ लो भाई, वही बात है, 3 दिन ऐड करेंगे। अच्छा, बट क्या लिखता है, ध्यान से सुनना, एवरी प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज गेट मैच्योर्ड ऑन द 3rd डे आफ्टर द डे ऑन विच एक्सप्रेस बी पेबल, एक्सेप्ट, क्या लिखा है, इनको छोड़कर, दैट इज एक्सेप्शनल, एक्सेप्ट व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड बी पेबल। अगर उन पे ये लिखा हो क्या, ऑन, ऑन एट साइट और ऑन प्रेजेंटमेंट, अगर ऐसा कुछ लिखा है तो 3 दिन ग्रेस की ऐड, इन 3 में 3 दिन नहीं जुड़ेंगे, इन 3 में 3 दिन नहीं जुड़ेंगे, इन 3 में, बोलो बात समझ आएगी? अब लिखा है बिल एट साइट, क्या होता है मैंने बता दिया। बिल आफ्टर साइट और एट साइट में फर्क है। बिल एट साइट पढ़ो बेटा, क्या लिखा है, क्या लिखा है बताओ, क्या लिखा है? बिल एट साइट मीन्स द इंस्ट्रूमेंट इन विच नो टाइम और पेमेंट इज मेंशन्ड, मतलब उसमें पेमेंट का टाइम मेंशन है, मतलब जैसे ही वो साइट पे लाया जाएगा उसके सामने प्रेजेंट किया जाएगा, वो उसका क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा।
ए चेक इज ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड। एक चेक जो होता है वो हमेशा किस पे होता है? डिमांड पे होता है। ए प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज इज पेएबल ऑन डिमांड। आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको ऑन डिमांड, एट साइड और एट प्रेजेंटमेंट लिखा हो आप 3 दिन ग्रेस के ऐड मत करना। प्रैक्टिकल लाइफ में अब इनका यूज बिल्कुल भी नहीं होता, इसलिए आउटडेटेड चैप्टर कहलाता है। समझ आ गई मेरी बात? बिल पर बेटा, अगर बिल पर टाइम मेंशन नहीं है तो ऑन डिमांड मानेंगे, अगर लिख दिया तो भी क्या मानेंगे? ऑन डिमांड। ओके, और ऑन डिमांड हो गए तो 3 दिन ग्रेस के ऐड नहीं होंगे। अगर बिल आफ्टर डेट है, क्या बेटा? स्टार्टिंग में बता चुका हूं, आफ्टर डेट और आफ्टर डेट और आफ्टर साइट। हाँ जी बेटा, आफ्टर डेट और आफ्टर साइट में क्या फर्क था? आफ्टर डेट है तो जिस दिन बिल लिखा उस दिन से काउंटिंग होगी, और आफ्टर साइट है तो जिस दिन एक्सेप्ट किया उस दिन से काउंटिंग होगी। बोलो बात समझ आएगी नहीं? आगे बात समझे? चलो आगे, ये लास्ट है, मैंने तो पढ़ा हुआ है, रिक्वेस्ट आपसे 2 मिनट कोई बात नहीं करेगा, ये टेबल रीड कर लो फटाफट। जो मैंने समझाया वो लिखा हुआ है इसके अंदर, बात नहीं करनी प्लीज। When the bill is made payable on specific date, the specific date will be the due date। अगर लिखा है कि ये बिल 17 सितंबर को ड्यू होगा तो 17 सितंबर है, बात खत्म होगी। समझा क्या? नंबर 2, when the bill is made payable at stated number of months after date। आफ्टर डेट है, आफ्टर डेट में कहां से काउंटिंग होती है? जब बिल लिखता है। एक्सेप्ट मत बोलो यार प्लीज, सर हमें आफ्टर डेट में कंफ्यूजन थी, आफ्टर का मतलब बाद में। अरे भाई आप अपनी अंग्रेजी बंद कर दो, यहाँ पर इसकी अंग्रेजी लगाओ। जिस दिन बिल लिखा है, ड्रो ड्रो कुछ मत बोलो, जिस दिन बिल लिखा है ऐसे बोल लो, सही है, हिंदी फ्री बजाएगी। दैट डेट ऑन विच द टर्म्स ऑफ बिल shall expire will be the due date। समझिए? नोट, द टर्म shall expire on the day of the month which corresponds with the day on which the bill is dated। If the month in which the period terminate has no corresponding day, the period shall be deemed to expire on the last day of the such a month। For example, bill signed on January 31st payable after 3 months will be due date on 30th April। अब सुनना, बिल आपने क्या लिखा? 31 जनवरी को। अब एग्जाम्पल दिया आपको, मेरे हिसाब से तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए, 31 को लिखा तो शुरू कब से होगा? 1 से होगा, लेकिन ये 31 जनवरी को लिखा बेटा। 31 जनवरी के बाद क्या आता है? 31 फरवरी। अब बच्चा कहता है दिक्कत होगी, अरे नहीं, उस महीने का लास्ट दिन, 28 जनवरी 29 फरवरी 1 महीना, फिर 31 मार्च 2 महीने, फिर 30 अप्रैल, कितने हो गए? 3 महीने। बोलो बात समझ आएगी? अब यहाँ 30 अप्रैल ही आंसर बात करूंगा। मैंने बड़ा इजी समझाया कि अगर डेट दे रखी है, अब ये देखो 31 तारीख क्या थी? उस महीने की लास्ट डेट थी, तो आप हर महीने की लास्ट डेट ले लो। एक एक्सेप्शन केस दिया इसने, ये मतलब बिल लिखा 1 महीने की लास्ट डेट को, तो आप ये मानो कि जो महीना आएगा उसकी उस महीने की लास्ट डेट ही आएगी बस। समझा क्या? नहीं आया? बिल लिखा 31 को, बिल लिखा 31 जनवरी को, 3 महीने का, तो 3 महीने बाद जो महीना है उसकी लास्ट डेट ही आएगी। असल मैंने ढूंढी 31 अप्रैल है ही नहीं, अरे बेटा 31 अप्रैल नहीं होती है ना, 30 ही अप्रैल होती है, तो 30 आएगी। मैंने आपको क्या कहता, मंथ में होगा तो मंथ में चलना है, डेज में नहीं आना आपने, गलत होगा नहीं आपका। बात समझ आएगी नहीं आएगी? आगे इससे पहले क्या कहा इसने, बताओ सक्षम, बता बेटा क्या कहा इसने? नहीं, इससे पहले ये क्या कहा है? देखो ढंग से उंगली, कोई डाउट तो बोलो, ये क्या कहा बताओ? The date on which the terms of bill shall expire will be the due date। हो गया ये नोट लिखा हुआ है, कोई डाउट है किसी को? नवीन आगे समझ में? When the bill is made payable
एट ए स्टेटेड नंबर ऑफ डेज आफ्टर डेट। आगे समझे, ये देखो क्या लिखा है, द डेट ऑफ बिल इज एक्सक्लूड। जिस दिन बिल लिखेंगे वो एक्सक्लूड करेंगे, मैंने आपको बता ही दिया। तो बिल 16 का लिखा तो काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी, 17 से होगी, तभी तो 17 से 16 आया। लेकिन बोलने में अच्छा लगता है 16 से 16 1, 16 से वो थोड़ा फास्ट हो जाती है स्पीड, ठीक है। When the due date is public holiday, the preceding business day will be the due date। सेक्शन देख ले। When the due date is a emergency या casual या due unforeseen holiday, the next day following day will be the। समझ आ गई बेटा। नोट क्या कहता है, द टर्म्स ऑफ बिल आफ्टर साइट कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल, वेयर द टर्म्स ऑफ बिल आफ्टर डेट कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग ऑफ द बिल। बात दोबारा रिपीट की है कि बच्चों भूल मत जाना, याद रखना, ठीक है। उसके बाद नोटिंग चार्जेस वगैरह मैंने सब कराया हुआ है आपको, ठीक है जी। बिल को रिटायरमेंट करेंगे, कभी भी रिटायर करोगे बिल को तो बिल को पहले कैंसिल करोगे। कैंसिल करने की एंट्री डिसऑनर की एंट्री होती है, ये हमेशा ध्यान रखना। सारे एग्जांपल क्वेश्चन हमने कर लिए 12 के 12, कोई डाउट नहीं है आपको। 5 क्वेश्चन आपने कल कर लिए। अब एक चीज और करा देता हूं जो आपने गलती हो सकती है, स्टार्टिंग में आ जाओ। कैरेक्टरिस्टिक बताता हूं, यहां पर ट्रू फॉल्स पूछ देता है बहुत बार। चैप्टर को खत्म करेंगे अपने। वादा नहीं करता, वादा टूट जाता है। सुनो बेटा, बिल ऑफ एक्सचेंज, लिसन मी केयरफुली। ए बिल ऑफ एक्सचेंज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। सुनो बेटा, इट मस्ट बी इन राइटिंग, इट मस्ट बी इन राइटिंग। ये बात समझ आ गई। बिल जो है क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी डेटेड, तारीख लगी होनी चाहिए इस पे। इट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी। कहता 50-60 हजार दे दूंगा, 50-60 हजार नहीं, स्पेसिफिक। इट मस्ट बी कंटेन एन ऑर्डर टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी, ठीक है। नंबर 4, द प्रोमिस टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल। कहता बरसात होगी तो दे दूंगा, नहीं होगी तो नहीं दूंगा। नहीं नहीं, बरसात अनकंडीशनल, कंडीशन लगा दी ना उसने तो। समझ रहे मेरी बात को। तो द प्रोमिस टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कंडीशन लगने से तो वो काउंटर हो जाता है। नेक्स्ट, द मनी मस्ट बी पेएबल टू ए डिफाइंड पर्सन और हिज ऑर्डर टू द बियरर। कहता जो जिस पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन नाम होना चाहिए या उसके ऑर्डर पे। कहता ये मैं आपको पेमेंट दे दूंगा राम को, राम ने भी लिखा ना, राम मैं तेरे को पेमेंट दे दूंगा, या जो तू आदेश करेगा उसको दे दूंगा। मतलब उसने इंडोर्स कर दिया तो आदेश इंडोर्स ही का कहेगा ना। उसने डिस्काउंट करा लिया तो किसको कहेगा, बैंक को कहेगा ना। समझ रहे हो मेरी बात को। तो उसके उसको दे देगा या उसके बिहाफ पर जो इसको वो ऑर्डर देगा उसको दे देगा। बोलो सही है गलत है। द ड्राफ्ट मस्ट बी एक्सेप्टेड फॉर पेमेंट बाय द पार्टी टू हुम द ऑर्डर इज मेड। बिल्कुल सही, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए तो ही, अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो बिल ही नहीं बनेगा। इट शुड बी प्रॉपरली स्टैम्प, स्टैंप लगी होनी चाहिए। व्हाइट पेपर अकेला नहीं, स्टैंप होनी चाहिए। स्टैंप ड्यूटी गवर्नमेंट का जो पे कर दी। पेमेंट मस्ट बी इन लीगल करेंसी ऑफ द कंट्री। लीगल करेंसी आपको पता है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो रुपए में होनी चाहिए। लीगल करेंसी हमारी इंडिया की है, कोई डाउट है क्या। धन्यवाद। ये किसके कैरेक्टरिस्टिक थे, बिल ऑफ एक्सचेंज। सुनना प्लीज, लेकिन इसमें ना कुछ आगे की बातें बता रखी है। फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज टॉपिक नहीं है वैसे, इसने 2 लाइनें लिखी हुई है, तो मैं चाहता हूं इस पर चर्चा हो जाए तो ज्यादा बेटर है ना। सुनना जरा ध्यान से। अब यहीं से स्टार्ट करते हैं फिर। सुनो भाई, द पार्टी विच मेक्स द ऑर्डर इज नोन एज द ड्रॉवर। ये सब कहानियां पता है आपको, ड्रॉई पे ही है ना। हो गया, चलो ड्रॉई, ये पता ही आपको, दोनों बातें सब पता ही आपको। सुनना,
समटाइम्स, क्या बेटा, इट मे हैपन दैट ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन फॉर फॉरेन ट्रेड ऑपरेशन। आपने फॉरेन में बिजनेस किया, कोई ट्रेड किया उस ऑपरेशन में ना, सच ए बिल इज नोन एज फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज। फॉरेन में कोई लेन देन किया, कोई परचेज किया, कोई सेल किया, जो भी है। ए फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज इज वन विच इज ड्रॉन इन वन कंट्री एंड इज पेबल इन अनदर। अब होता क्या है, इंडिया ने में एक व्यक्ति है, ठीक है, जॉर्ज, उसने अमेरिका यूएस में बुश, जॉर्ज बुश, ठीक है, उस पे बिल लिखा। अब पेमेंट उसको करनी है, बी को, ठीक है, जे ने बी को। अब बी यूएस में, वो पेमेंट किस में जाएगा, डॉलर में। सुन, अब सुनना मेरी बात। कहता है विच इज ड्रॉन इन वन कंट्री एंड इज पेबल इन अनदर, इट इज जनरली ड्रॉन अप इन ट्रिप्लीकेट व्हेन ईच कॉपी। अब आपको एक क्वेश्चन ये पुट होता है कि फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज कितनी कॉपी में तैयार होता है, ट्रिप्लीकेट, 3 कॉपी। नहीं पढ़ते तो रह जाता ना ये अपना। हाँ, वेयर इन ईच कॉपी सेंड बाय सेपरेट पोस्ट टू सो दैट एट लीस्ट वन कॉपी रीच टू। कितना बैकअप प्लान लेके चल रहा है ना। यहां स्कैन करके व्हाट्सएप करेंगे, एक ही जाएगी, पक्का जाएगी। तो बेटा ये पेमेंट विल बी मेड ओनली ऑन व्हेन ओनली ऑन वन ऑफ द कॉपी एंड व्हेन सच पेमेंट इज मेड द अदर कॉपी बिकम यूजलेस। तीनों में से एक कॉपी की पेमेंट कर दी तो बाकी दोनों खराब, ये नहीं, पहले एक कॉपी दूसरे लेगा, भाई ये भी है मेरे पास, भाई ये भी है। ये उसने सत्यम वाले केस में यही किया था, उसने एफडी ले गया था नकली इशू करवा के, राजू ले गया था, वो उसका एमडी था। एनी छोड़ दो। सेक्शन 12 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो अगली बार सीए फाउंडेशन में लग चुका है, नेगोशिएबल एक्ट, अगले साल अगर फाउंडेशन करोगे तो। सेक्शन 12 of the negotiable instrument act provides that the all instrument which are not inland instrument are foreign। अगर हमारे इंडिया के नहीं तो सारे क्या माने जाएंगे, फॉरेन। ठीक है, मान लेंगे फॉरेन। अब प्लीज रुकना ना, वो अधूरी कहानी तो छोड़नी नहीं अपने को। सुनो, कई बार आप बोलते नहीं यही छोटा था, यही आ गया। The following are example of foreign bill। किसके बिल है बेटा, फॉरेन बिल। इसलिए इसने ऊपर जो परफॉर्मा मैंने गलती दिखाया ना, तो फॉरेन बिल का था परफॉर्मा। चलिए, ए बिल ड्रॉन इन इंडिया ऑन ए पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया एंड मेड पेबल आउटसाइड इंडिया। समझ आ गया। अब ये क्या समझ आया, ध्यान से पढ़ो इसको। फॉरेन बिल के बारे में क्या कहता है, ए बिल ड्रॉन इन इंडिया। बिल कहाँ लिखा गया, हिंदुस्तान में लिखा गया। ऑन ए पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, और वो पर्सन कहाँ रहता है, इंडिया के बाहर। एंड मेड पेबल आउटसाइड इंडिया, मतलब उसकी पेमेंट क्या होगी, आउटसाइड इंडिया होगी। ठीक है। ए बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया, बिल इंडिया के बाहर लिखा गया। ऑन ए पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, तो भी फॉरेन। इंडिया के बाहर लिखा है, इंडिया के बाहर ही पेमेंट होगी। हाँ, दुबई का राम यूएस के शाम को इंडिया से गुड्स भेजता है। हाँ, लोग करते हैं बिजनेस। वाह, समझ आई मेरी बात। तो अगर एक बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया लिखा गया है, ऑन ए पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, ए बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया एंड मेड पेबल इन इंडिया, ए बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया एंड मेड पेबल आउटसाइड, मतलब दोनों में से एक चीज या दोनों चीज बाहर है तो वो क्या हो जाएगा, फॉरेन बिल हो जाएगा। इंडिया में लिखा कोई फॉरेन बिल नहीं है। समझ आया। चलिए, अब उसके बाद आता है प्रोमिसरी नोट। क्या था बेटा, इसको बेटा वचन पत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोमिसरी नोट। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है बिल ऑफ एक्सचेंज से, मैं बता देता हूं। एक्स ने प्रोमिस किया, किसने,
वाई को कि मैं तेरे को 10,000 रुपये दे दूंगा, तो एक्स क्या है यहाँ पर? प्रोमिसर। और ये क्या है? प्रोमिसरी। आपने पढ़ा लॉ के अंदर ये चीजें। तो यहाँ प्रोमिसरी नोट के बारे में बता रखा है। इसको रीड करना बेटा। सर जी तो रुक ही नहीं रहा। हाँ, ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन कहते हैं मैं रुकूंगी तब जब मैं पूरी होंगी। ये क्या है? डेफिनेशन। देखिए लिखा हुआ अंडर सेक्शन 31/2 ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई एक्ट में दी हुई है डेफिनेशन। दोबारा पढ़ना बेटा थोड़ी हिम्मत करके। आप पढ़ना ऐसा कि आपको मीनिंग समझ में आ जाए। मैं कहूँ बेटा मीनिंग, सर 1 मिनट रुको, पढ़ो। कोमा लगी है तो वहां रुक सकते हो। ए प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। विराम चिन्ह बोलते हैं उसको हिंदी में, कोमा को। तो नाम है विराम चिन्ह, विराम कर लेगा। ए प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। कहता प्रोमिसरी नोट भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, लेकिन वो क्या होता है? राइटिंग में होता है, लिखित में होता है। कोई डाउट है किसी? हाँ जी भूमि जी आगे चलिए। बैंक नोट, नोट बीइंग ए बैंक नोट। कहता है बैंक नोट जो होता है ना, वो उसको मत मान लेना। बैंक नोट है किसी के पास? अरे बैंक नोट है क्या किसी के पास? नहीं रख ही नहीं सकते ना। आपके पर्स में जो पैसा है वो बैंक नोट है। तो 10 का है जी, 50 का निकालो बैंक नोट, निकालो। हाँ देखो, अभी देखो लोकेश ने सबसे पहले पैसा निकाला। लोकेश इस नोट को सही कर, और नीचे क्या लिखा हुआ है देख। मैं धारक को, पढ़ पढ़ जल्दी पढ़। वचन देता हूँ। तो अब ये समझ रहे हो? और नीचे गवर्नर के साइन होते हैं। शशिकांत के हैं, किसके देख, किसके हैं? जो गवर्नर था वो उर्जित पटेल और शशिकांत दास। पहले ये दो ही चल रहे हैं। अरे A promissory note as an instrument in writing, note being a bank note or currency note, containing an unconditional undertaking. Unconditional, condition तो होनी नहीं चाहिए ना। Unconditional undertaking signed by the maker. Maker मतलब प्रोमिसर, जिसने प्रोमिस किया है। By maker to pay a certain sum of money. To maker to pay a certain sum of money only to और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन। कहता किसी व्यक्ति को या उसके ऑर्डर पे किसी और को। मैंने कहा राम, श्याम ने कहा कि मैं तेरे को आफ्टर 2 मंथ 1,000 रुपए पे करने का प्रोमिस करता हूँ। तू कहेगा मैं तेरे को दे दूंगा, तू कहेगा मेरे भी आप इसको दे दो, उसको दे दूंगा। तो ये मेकर क्या बन गया? प्रोमिसर। वो क्या बन गया? प्रोमिस। उसको देगा या वो जिसको कहेगा उसको दे देगा। बोलो बात समझ आएगी नहीं? ठीक है। अंडर सेक्शन 31/2 ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ, ये वो सेक्शन 31 सब सेक्शन क्या है? 2 ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। प्रोमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेएबल टू बियरर। मतलब बियरर का मतलब होता है ये बियरर है जो आपके पास है ना, ये 10, 20, 50, 100 के नोट, ये बियरर है, जिसको दिया उसका हो गया। बोलो सही है या गलत है? अब मेरे को ये पैसे देके गया, आर्यन देके गया मेरे को पैसे, प्लीज। तो अभी तक आर्यन के थे, इसने मेरे को दिए तो ये मेरे हो गए। कोई एग्रीमेंट हुआ? कोई साइन हुआ? तो लिख के देता हूँ इस नंबर के नोट मैं आपको दे रहा हूँ। नहीं होता, ये बियरर है, ओन बियर। मतलब जिसके पास उसी का माना जाता है। बोलो बात समझ आएगी? तो बियर ये होता है। बियर का मतलब क्या? वाहक। वाहक का मतलब जिसके पास है उसी का माना जाएगा। ध्यान देना। तो ये कहता है कि प्रोमिसरी नोट जो पेएबल टू बियर नहीं होना चाहिए। मतलब ये नहीं होगा कि जिसके पास है उसका माना जाएगा, नहीं। या तो वो उसको पे करेगा या उसके ब्याह पे किसी को पे करेगा। बोलो बात समझ आएगी नहीं आएगी? हाँ बेटा बोल। है बेटा? नहीं बेटा मैं कंप्लीट कराऊंगा चैप्टर, कल नया स्टार्ट करवाना मैंने।
ए प्रोमिसरी नोट हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। छोटा सा टॉपिक छोड़ के कल की पूरी क्लास चली जाएगी अपनी इसमें। द प्रोमिसरी नोट हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी। नंबर 1 सेम राइटिंग। नंबर 2 इट मस्ट कंटेन ए क्लियर प्रोमिस टू पे, मतलब मेकर एक्नॉलेजमेंट ऑफ ए डेट इज नॉट प्रोमिसरी। मेकर जो एक्नॉलेजमेंट, वो जो लगता है ना एक्नॉलेजमेंट प्रपोजल कि मैं इतने पेमेंट दूंगा, वो प्रोमिसरी नोट है। द प्रोमिस टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल। क्या होना चाहिए? अनकंडीशनल। एग्जांपल भी दे रखा है इसमें, देखो आई प्रोमिस टू पे 50,000 एज सून, तो जितना जल्दी संभव होगा उतना। ना 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 ना, ना। जल्द वो तो होता ही नहीं। कई दुकानों में लिखता आज नगद कल उधार, आज नगद। आप जाते हो उसके पास, वो कहेगा भाई साहब उधार में कल दे दूंगा, आज नगद दूंगा, आज दे। फिर अगले दिन जाओगे, वो कहेगा भाई साहब ये देखो क्या लिखा, आज नगद कल उधार। फिर वो फिर आ कहेगा नहीं नहीं ये देखो क्या लिखा, आज नगद कल उधार। उसका मतलब ये है कि वो कभी आपको उधार देना नहीं चाहता। समझाइए मेरी बात? चलिए एनीवे, द प्रोमिसर और मेकर मस्ट साइन द प्रोमिस नोट, वो सबको पता है। द मेकर मस्ट बी सर्टेन पर्सन, वेरी गुड। द पेई मस्ट आल्सो बी ए सर्टेन, बहुत बड़ी बात बताई। द सम पेबल मस्ट बी सर्टेन, ओहो। पेमेंट मस्ट बी लीगल करेंसी, ओके। इट शुड नॉट बी मेड पेबल टू द बियर, थैंक यू सो मच। कोई डाउट है किसी को? बोलो। देखो बेटा प्लीज कीप साइलेंट। आज मैं आपको होमवर्क दूंगा, ये चैप्टर आपका जय श्री श्याम बिल्कुल इजी है, ठीक है। ये चैप्टर मैं अभी करा रहा हूँ, पीछे सारा टॉपिक आए हुए आपके, मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा और आपको रीड करने के लिए होमवर्क में दूंगा ये चैप्टर, इसलिए ध्यान से सुनना। सबसे पहले लिखा वॉइड एग्रीमेंट, कोई भी नहीं बोलेगा, प्लीज कीप साइलेंट बेटा। यस, वॉइड एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। ये बात हमें मालूम थी, सेक्शन 2G बोलता है ये बात, 2G रिस्पेक्ट थोड़ा, ठीक है। अच्छा एक्सप्लेनेशन देखो प्लीज, यहां सेक्शन की डिटेल बना के दी है मैंने आपको। सेक्शन 11 एग्रीमेंट बाय इनकम्पिटेंट पर्सन, बोलो क्या होता है? वॉइड होता है। क्या होता है? वॉइड होता है। क्या होता है? वॉइड। माइनर वाला, अनसाउंड माइंड वाला, याद आया? नहीं याद नहीं करनी, सेक्शन में ऐसे लिख दिए। मतलब किसी को इंटरेस्ट हो तो याद कर सकता है, किसी को लगता है कि आगे जाके मैंने भी पढ़ाना है तो बिल्कुल याद करें। किसी की इच्छा है टीचिंग में जाने की? क्या होना चाहिए? प्लीज 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 सुनो,